गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हम एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। आज जो हम पेपर करने वाले हैं वो है एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019 कैटेगरी नंबर 26 लोअर डिविजनल क्लर्क दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की पोस्ट थी। मॉर्निंग सेशन का एग्जाम था फ्रेंड्स, ये 26 फरवरी 2020 को हुआ था। आफ्टरनून सेशन और इवनिंग सेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आइए करते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए थे। स्टार्टिंग में हिंदी के क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या जामुन का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देखिए, यमुना, श्यामा, पे, रवि, सुता। तो दोस्तों जमुना और जामुन और जमुना यहाँ पर पर्यायवाची के तौर पर यूज किए गए हैं। जमुना को आपने लोगों को यमुना कहते भी सुना होगा, उसको श्यामा भी कहा जाता है, रवि सुता भी कहा जाता है, लेकिन पे नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो जामुन का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी हिंदी का ही दिया गया है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, अर्थात विपरीतार्थक पूछा है। शब्द आपको दिया गया है अगम। अगम के ऑप्शन देखिए, अधम, सुगम, उदर या फिर अनुज। बहुत ही आसान है, हर बच्चे का ठीक ही हुआ होगा। अगम का जो विपरीतार्थक होगा फ्रेंड्स वो होगा सुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंत बिगाड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। भाग जाना, नतीजा खराब करना, धोखा देना या फिर नीचा दिखाना। तो दोस्तों अंत बिगाड़ना अर्थात वो कहते हैं ना, कई बार आपने इसका अपोजिट सुना होगा, अंत भला सो सब भला, लेकिन यहाँ पर है अंत ही बिगाड़ देना, अर्थात जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको खराब कर देना। चाहे आपने पहले कितनी भी मेहनत की हो, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारी प्रिपरेशन करके गए हो और एग्जाम में आपने सारा पेपर आता भी है और आपने उसको सोल्व भी किया है, लेकिन जब आप वो गोले भरने लगे तो आपने आगे पीछे करके भर दिए, उसको कहते हैं अंत बिगाड़ना। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो पेपर अटेम्प्ट करते हुए फ्रेंड्स ध्यान रखना, अंत नहीं बिगाड़ना है। अंत बिगाड़ना मुहावरा होता है नतीजा खराब करना। नेक्स्ट है आपका, रेखांकित शब्द का सही एक वचन चुनिए। बच्चे गाना गा रहे हैं। ऑप्शन देखिए, दो बच्चे गाना गा रहे हैं, कई बच्चे गाना गा रहे हैं, बच्चा गाना गा रहा है, या फिर ऑप्शन डी है बच्चे द्वारा गाना गाया जा रहा है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रेंड्स। हमसे एक वचन पूछा है, बच्चा गाना गा रहा है। नेक्स्ट देखिए, रेखांकित शब्द का सही बहुवचन चुनिए और शब्द आपको दिया है राम के पास पुस्तक है, और रेखांकित किसको किया है? पुस्तक को किया गया है। ऑप्शन देखिए, राम के पास दो पुस्तकें हैं, राम के पास अनेक पुस्तक हैं, राम के पास पुस्तिकाएं हैं, या फिर राम के पास पुस्तकें हैं। तो पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें। ऑप्शन डी, राम के पास पुस्तकें हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान इज द सिनोनियम ऑफ कंसेंट। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने कंसेंट सुना होगा। कंसेंट अर्थात किसी की स्वीकृति लेना, अनुमति लेना, अर्थात जब आप कोई काम करने जा रहे हो, जैसे आप कहीं कोचिंग ले रहे हो, तो उसके लिए आपने अपने मम्मी पापा की या पेरेंट्स की कंसेंट ली होती है, अनुमति ली होती है। किसी भी काम को करने में अगर आपको किसी की सहमति की, अनुमति की जरूरत होती है तो उसको कहा जाता है कंसेंट। कंसेंट अर्थात स्वीकार करना, अनुमति या फिर सहमति लेना। ऑप्शन देखिए, डिसएग्रीमेंट जो इसका अपोजिट है, सिनोनियम हमसे पूछा गया है। अप्रूवल जो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, अप्रूवल होता है अर्थात सहमति लेना। फाइट लड़ाई होती है जो बिल्कुल गलत होगा। रिजेक्शन भी होता है, रिजेक्ट कर देना। ऑप्शन ए सी डी इसके एंटोनियम है, लेकिन अप्रूवल जो है इसका राइट सिनोनियम है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन में एंटोनियम आपसे पूछा है, खालिस्तान इज द एंटोनियम ऑफ डिसएग्रीमेंट। ऑप्शन ए पर आपको डिसएग्रीमेंट दिया है। डिसएग्रीमेंट होता है फ्रेंड्स बहस करना, चुनौती देना, या फिर सहमत ना होना, अर्थात किसी के एग्री ना होना। एग्री होता है सहमत होना और डिसएग्री होगा उसके अपोजिट, अर्थात आप उसके खिलाफ हो, आप उससे सहमत नहीं हो। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पर है
एनिमोस्टिफाई अर्थात शत्रुता या फिर वैर भाव रखना। स्ट्राइफी है कलह होना होता है। रिफ्यूजल होता है मना कर देना। और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग, जिसका मीनिंग होता है सहमति या फिर समझदारी, जो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डिसएग्रीमेंट का एंटोनियम ही देना था। जो एनिमोस्टिफाई है वो भी शत्रुता या वैरभाव, डिसएग्रीमेंट का सिनोनियम होगा। रिफ्यूजल भी सिनोनियम है, स्ट्राइफी भी सिनोनियम है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसका एंटोनियम होगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम बम्प इनटू। बहुत बार सुना होगा फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन लकोक्ति है। बम्प इनटू अर्थात कहीं अचानक से टकरा जाना, किसी से अचानक से मिल जाना, आपने पहले सोचा नहीं होता, किसी का अचानक से आपसे मिल जाना। ऑप्शन देखिए, टू मीट समवन हु हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। टू मीट समवन हु हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, जिसका कुछ दुर्घटना हो गई है उससे अचानक से मिल जाना, ये बिल्कुल राइट नहीं होगा। ऑप्शन बी है टू मीट समवन बाय चांस, किसी से अचानक से मिल जाना, जो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी भी देख लीजिए, टू एक्सीडेंटली पुश समवन, किसी को दुर्भावनापूर्ण या फिर दुर्घटनापूर्ण किसी को धक्का दे देना। और ऑप्शन डी है टू फॉल बिकॉज समवन एक्सीडेंटली पुश्ड यू, कि आप इस वजह से गिर गए कि किसी ने आपको धक्का दे दिया गलती से या फिर एक्सीडेंटली आपको ज़बरदस्ती पुश किया गया है, जो बिल्कुल सही नहीं है। बम्प इनटू होता है किसी के अचानक से टकरा जाना, किसी से अचानक मिल जाना, जो ऑप्शन बी है टू मीट समवन बाय चांस। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली करेक्ट करना है सेंटेंस को। सेंटेंस आपको दिया है, द पर्सन टू हूम रेशमा सेल हर हाउस इज इन इंग्लिश प्रोफेसर, इज एन इंग्लिश प्रोफेसर। ये क्वेश्चन मैं अभी के प्रीवियस ईयर पेपर में सेम सेंटेंस 3-4 बार करवा चुकी हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, हूँ रेशमा सोल्ड, विच रेशमा सेल्स, whom रेशमा सोल्ड, या फिर whom रेशमा वाज सेलिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। पहले भी कई पेपर में आ चुका है पेपर क्वेश्चन है जो द पर्सन टू whom रेशमा सोल्ड आएगा, सेल नहीं आएगा। हर हाउस इज एन इंग्लिश प्रोफेसर। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर भी जो ब्रैकेट में फिलअप करना है सेंटेंस को। लास्ट इवनिंग वे खालिस्तान टू द मैनग्रोव्स बाय बोट व्हेन वी फाउंड ए रेयर सी गोल। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको मीनिंग आने चाहिए। लास्ट इवनिंग के अंदर वी करके देखिए, सेंटेंस के अंदर रखिए वर गोइंग, जो बिल्कुल सही लग रहा है। वी वेंट नहीं हो सकता, वी हैव बीन गोइंग भी नहीं लग सकता, वी हैव गोन भी नहीं लग सकता। लास्ट इवनिंग वी वर गोइंग टू मैनग्रोव्स बाय बोट व्हेन वी फाउंड ए रेयर सीगल। और सीगल होता है दोस्तों समुद्री चिड़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वर गोइंग। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चंस आए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत ने कितनी बार की है? राष्ट्रमंडल खेलों की बात की है दोस्तों, ध्यान रखना खेल कौन सी टाइप के पूछे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत ने अभी तक कितनी बार की है? ऑप्शन देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 1 बार भी नहीं। तो राष्ट्रमंडल खेलों की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लीजिए। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में कनाडा के अंदर हुए थे। आपसे पूछा जा सकता है पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब और कहां पर हुए? तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार हुए थे 1930 में, कनाडा के एक शहर में हुए थे। और भारत ने अभी तक इसकी मेजबानी सिर्फ 1 बार की है। 2010 के अंदर नई दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम या फिर राष्ट्रमंडल खेल जिनको बोला जाता है, नई दिल्ली का खेल गांव जिसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर ये गेम ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस जो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, खालिस्तान की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, श्री वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, श्री मोरारजी देसाई या फिर श्री पीवी नरसिम्हा। दोस्तों सारे के सारे प्रधानमंत्रियों के नाम दिए हैं।
तो जो ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, भारत के जो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, जिनको किसान राजनेता के नाम से भी जाना जाता है, उनके दिवस पर, जो उनकी जयंती के अवसर पर है 23 दिसंबर, उनकी याद में ये जो चौधरी चरण सिंह थे, उनकी जयंती के अवसर पर किसान दिवस है, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और यही चौधरी चरण सिंह के नाम पर हरियाणा का जो HAU है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो भी उनके नाम पर ही जो 1970 में बनाई गई थी। बार बार उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके अंदर सबसे पहला जिस फसल पर शोध कार्य हुआ वो चावल की फसल या धान की फसल कह सकते हो, और ये सबसे बड़े किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना या फिर कर्नाटक के अंदर? तो दोस्तों जो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? सबसे पहले तो आपको मुद्रास्फीति पता होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को महंगाई भी कहा जाता है। तो मार्केट के अंदर जो महंगाई होती है उस पर किस किस चीज़ का सीधा प्रभाव पड़ता है और किसका नहीं पड़ता है? तो ऑप्शन देखिए, संभावित आय या फिर पैसा। तो अगर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा दोस्तों मार्केट के अंदर, अगर आपको छोटी सी कॉमन सी बात है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, चाहे उसके अंदर कोई भी हो, तो हम मार्केट की हर जो चीज़ होती है उसका मुंह मांगा रेट दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। अगर हमारे पास किसी पैसे की कोई लिमिट ही नहीं होगी तो हम चाहे कितनी भी महंगी हो जाए चीज़ें, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो उसका इन्फ्लेशन से डायरेक्ट लिंक होता है। उस जगह अगर हम ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो महंगाई उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर मार्केट के अंदर ऑप्शन बी पर है सामग्री का उत्पादन और जो आपूर्ति होती है, अगर प्रोडक्शन और सप्लाई ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी या प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उसका भी इन्फ्लेशन से सीधा लिंक होता है। जो प्रोडक्शन की जो फ्यूल प्राइस होता है, ईंधन की कीमत होती है, उसका भी इन्फ्लेशन से सीधा रेट होता है, लिंक होता है। लेकिन जो लिटरेसी रेट या साक्षरता दर होती है उसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं होता है, डायरेक्टली इसका कोई लिंक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान 1 दिसंबर 2019 तक का पूछा गया है, खालिस्तान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ऑप्शन देखिए, श्री रंजन गोगोई, श्री दीपक मिश्रा, श्री शरद अरविंद बोबड़े या फिर श्री जगदीश सिंह खेर। तो दोस्तों दिसंबर 2019 तक जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे श्री शरद अरविंद बोबड़े। लेकिन आपको वर्तमान का भी पता होना चाहिए। वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो है जो मुख्य न्यायाधीश है न्यायाधीश NV रमणा या फिर रमन भी लिखा जाता है। और जो HJ कन्या थे दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, वो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आपको पहले भी पता होने चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है वो भी पता होने चाहिए, और आपको वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स। चौधरी बंसीलाल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। हरियाणा के पसंदीदा मुख्यमंत्री, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा के पिता या फिर हरियाणा के केसरी? दोस्तों चौधरी बंसीलाल को ऑप्शन बी हरियाणा का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। चौधरी बंसीलाल का जो जन्म है वो 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ था। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इनकी आपको डिटेल पता होने चाहिए। ये 7 बार विधानसभा के सदस्य बने, 3 बार का जो थे ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कहने को रिकॉर्ड 3 बार है, लेकिन दोस्तों वो 4 सेशन थे। एक बार 1968 से लेकर 75 तक, देखिए लगातार 7 साल हो गए। ये 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो लगातार की वजह से 3 बार गिना जाता है। दूसरी बार बने 1985 से 87 तक, और तीसरी बार बने 1996 से 99 तक, जो इन्होंने खुद की अपनी हरियाणा विशाल पार्टी बनाई थी, उसके अंदर से मुख्यमंत्री बने। ये केंद्र के अंदर रक्षा मंत्री भी रहे, रेलवे एवं परिवहन मंत्री के पद पर भी रहे थे। 1996 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी, सॉरी मैं पहले विशाल कह गई थी, सॉरी फ्रेंड्स, हरियाणा
है विकास पार्टी के नाम से इन्होंने पार्टी बनाई थी, और इनको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, या फिर आयरन मैन ऑफ हरियाणा यूं का यूं भी लिख कर दे दिया जाता है, या फिर लौह पुरुष लिखा भी आ सकता है। और इनसे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आता है फ्रेंड्स, ये वही पर्सन है, वही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने तमिल भाषा को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। 1967 से लेकर 2004 तक हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में थी तमिल भाषा, और उस भाषा को लागू करने वाले कौन थे? चौधरी बंसी लाल ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था? 1811 में, 1843 में, 1856 में, या फिर 1901 में? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में 1843 में स्थापित किया गया था, 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, बैडमिंटन, तैराकी, कुश्ती या फिर मुक्केबाज। दोस्तों वर्तमान में तो हरियाणा को ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल भी मिल गया है, लेकिन जो 2016 के रियो डी जेनेरियो के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे, उनके अंदर हरियाणा की शान साक्षी मलिक जो रोहतक के मोखरा गाँव की रहने वाली हैं, वो कुश्ती के खेल से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था।